हेलो दोस्तों, तो आज मैं जो क्वेश्चन लेकर के आया ये क्वेश्चन क्लास 9th की सीबीएसई साइंस की बुक से लिया गया है। पेज नंबर 118 से ये क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब आपको आंसर लिखने हैं। तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि किसमें सबसे ज्यादा इनर्शिया होता है। पहला क्वेश्चन बोला है आर रबर बॉल एंड आ स्टोन ऑफ सेम साइज। तो इसमें बोला है कि जो रबर का बॉल होगा और जो स्टोन होगा वो दोनों की साइज सेम सेम होंगे, तो किसमें सबसे ज्यादा एनर्जिया लगेगा, रबर के बॉल में या स्टोन में। तो जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में करके बताए फटाफट, तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अगला होता है अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन। एक साइकिल में, है ना, एक साइकिल में सबसे ज्यादा एनर्जिया लगेगा या फिर एक ट्रेन में सबसे ज्यादा एनर्जिया लगेगा। इसमें पूछा है कि या तो एक 5 रुपए का कॉइन और एक 1 रुपए का कॉइन है, तो दोनों में किसमें सबसे ज्यादा एनर्जिया लगेगा, 5 रुपए के कॉइन में या 1 रुपए के कॉइन में। तो चलो जिसको जिसको आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में बताओ, और जिसको जिसको नहीं पता है वो थोड़ा सा देख लो। देखो, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है उसे कहा जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक इनर्शिया ऑफ मोशन और एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि कोई भी बॉडी जो है अगर वो रुकी है, कोई भी बॉडी जो है अगर वो रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। उसकी जो टेंडेंसी होगी वो रेस्ट में ही रहने की होगी। इसी प्रकार से जो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन करना ही चाहेगा। ठीक है, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो मूव ही करती रहेगी। तो ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब मैं आपको बताता हूँ इनर्शिया ऑफ मोशन जो होता है वो, यानी कि इनर्शिया जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है या इतना छोटा है। ठीक है, उस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि चाहे वो रबर बॉल हो या स्टोन हो, किसका मास सबसे ज्यादा होगा। देखो, अगर आप इतने बड़े रबर बॉल को और स्टोन को अगर वजन करोगे तो स्टोन का वेट ज्यादा आएगा, मतलब उसका मास ज्यादा है। ठीक है, उसका मास ज्यादा है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसी पर इनर्शिया ज्यादा लगेगा। फिर से सुन लो, जिसका मास ज्यादा होगा उसी पे इनर्शिया लगेगा। द ऑब्जेक्ट व्हिच हैज ग्रेटर मास अप्लाइज ग्रेटर इनर्शिया। तो यहाँ पे लिखेंगे आ स्टोन exert more inertia stone exert more inertia because the mass of a stone is greater than rubber ball। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, आ स्टोन एक्सर्ट मोर इनर्शिया बिकॉज द मास ऑफ स्टोन इज ग्रेटर देन द रबर बॉल। रबर बॉल से स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा, इसीलिए जो स्टोन होगा उस पर ज्यादा इनर्शिया लग। दूसरा क्वेश्चन में हमसे बोला है अब बाइसिकल एंड अ ट्रेन। तो अब आप बताओ कि बाइसिकल का ज्यादा मास होगा कि ट्रेन का। ऑब्वियसली ट्रेन का होगा। सो यहाँ पर आंसर रहेगा आ ट्रेन एक्सर्ट ग्रेटर इनर्शिया because the mass of train is larger or is greater। इसी प्रकार से 5 रुपए का कॉइन जो होता है वो उसका मास ज्यादा होगा और 1 रुपए का कॉइन जो होगा उसका मास 5 रुपए के कॉइन से कम होगा। सो अ 5 रुपी कॉइन exert more inertia because the mass of 5 rupee coin
₹5 coin is more than ₹1 coin, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर होगा अ ₹5 coin exert more inertia because mass of ₹5 coin is more than mass of ₹1 coin। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, स्टोन का मास ज्यादा होगा इसलिए उस पर इनर्शिया ज्यादा लगेगा, ट्रेन का मास ज्यादा होगा इसलिए ट्रेन पे इनर्शिया ज्यादा लगेगा, और ₹5 कॉइन का मास ज्यादा होगा इसलिए उस पे इनर्शिया ज्यादा लगेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्लास 9th की साइंस की मैथ की बुक से लिया गया है। पेज नंबर 118 से पेज नंबर 118 से ये क्वेश्चन लिया गया है। चूंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया है ताकि थोड़ा टाइम पास ना हो। यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन नंबर 2, in the following example try to identify the number of times the velocity of the ball change। इस क्वेश्चन में हमसे ये बताना है कि बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज हुई, ठीक है, बॉल की जो वेलोसिटी है वो कितनी बार चेंज हुई, हमें बस ये बताना है। और आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आ फुटबॉल प्लेयर्स kicks a football to another players of his own team who kicks the football towards the goal, the goalkeeper of opposite team collects the ball and kicks it towards a player of his own team। also identify, मतलब दूसरी भी चीज आइडेंटिफाई करनी है। also identify the agent supplying the force in each case। अब यहाँ पर आपको दो बातें तो बिल्कुल थोड़ा कम समझ में आई होंगी। पहला ये है कि ये एजेंट क्या होगा, यहाँ पर देखो एजेंट वही होगा कि जो फोर्स है वो किसके कारण बदला, ठीक है, जो वेलोसिटी है वो किसके कारण बदला, फोर्स किसने लगाया, वही हमारा एजेंट होगा। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरा यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको पढ़ के, ये वाले जो पैराग्राफ है इसको पढ़ के हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एक तो एजेंट बताना है कि किसने फोर्स लगाया, किसके कारण वेलोसिटी चेंज हुई, और दूसरा कितनी बार चेंज हुई। तो देखो पहली बार आप फुटबॉल प्लेयर है ना, तो पहले बार जो था जिसकी वजह से ये जो वेलोसिटी चेंज हुई है, वैसे तो मैं आपको बता दूं टोटल 4 बार इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है। टोटल कितनी बार इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, सो 4 टाइम्स, है ना। पहला ये है कि फर्स्ट प्लेयर यानी कि ये जो फुटबॉल प्लेयर था, है ना, इसको लिखते हैं आ फुटबॉल प्लेयर। क्या लिखते हैं, आ फुटबॉल प्लेयर, आ फुटबॉल प्लेयर। तो आ फुटबॉल प्लेयर ने जब फोर्स को अप्लाई करा अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर की तरफ, तो वहां पर एक बार वेलोसिटी चेंज हुई। उसका एजेंट कौन था, तो उसका एजेंट था आ फुटबॉल प्लेयर, यानी कि पहली बार का एजेंट कौन था, आ फुटबॉल प्लेयर। इसने फोर्स लगाया फुटबॉल पर और तब जाके फुटबॉल की वेलोसिटी चेंज हुई। दूसरे में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो ये आ फुटबॉल प्लेयर था इसने फुटबॉल को किसकी तरफ किक किया था, तो एनदर प्लेयर की तरफ किक किया था, एनदर प्लेयर की तरफ किक किया था। तो जब ये वाला जो उसी टीम का प्लेयर है इसने जब फुटबॉल को रिसीव किया तो वो भी तो किक करेगा फुटबॉल को, तो यानी कि दूसरा एजेंट कौन होगा, एनदर प्लेयर, और ये भी बॉल को क्या करेगा, किक करेगा अपनी टीम की तरफ। तो यहाँ भी वेलोसिटी चेंज होगी। तो दूसरी बार जो वेलोसिटी चेंज होगी वो एनदर प्लेयर के फुटबॉल पे किक करने की वजह से होगी। तो यहाँ पर एजेंट कौन होगा, एनदर प्लेयर होगा, ठीक है। दूसरी बार जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका एजेंट कौन होगा, एनदर प्लेयर होगा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। अब ये जो एनदर प्लेयर है ये जो फुटबॉल को किक कर रहा है, तो किधर को किक कर रहा है, तो ये गोल की तरफ किक कर रहा है। फुटबॉल प्लेयर में गोल की तरफ एक गोलकीपर होता है जिसका काम होता है फुटबॉल को पकड़ने का, ठीक है। तो द गोलकीपर, है ना। अब ये आ जाएगा इस बार, गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल। तो ध्यान से देखना, मान लो बॉल ऐसे आ रही है और जो गोलकीपर है ये जब बॉल को पकड़ेगा तो बॉल को रोकेगा ना, बॉल रुकेगी। तो मतलब बॉल कुछ वेलोसिटी से आ रही थी, रुकी, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। नेट वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। कब, जब गोलकीपर ने बॉल को कलेक्ट किया। तो तीसरी बार जो वेलोसिटी चेंज होती है वो गोलकीपर की वजह से चेंज होती है। गोलकीपर कौन सा, अपोजिट टीम का। तो जो इस बार एजेंट होगा वेलोसिटी चेंज होने का वो कौन होगा, गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम। तो तीसरी बार वेलोसिटी चेंज हुई, किसके कारण चेंज हुई, गोलकीपर के बॉल को रोकने की वजह से। तो लिखा हुआ व्हेन गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल अप्लाई सम फोर्स ऑन इट। जब आप बॉल रोकते हो तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बॉल, तो वहां पर आप बॉल की वेलोसिटी को। फाइनली जो चौथी वेलोसिटी चेंज होती है चौथी बार, वो होती है
कि गोलकीपर ने अब तो बॉल को पकड़ लिया, तो अब वो उसको किक भी तो करेगा। किसकी तरफ किक करेगा? अपनी टीम की तरफ, है ना। जिसको फुटबॉल का थोड़ा भी ज्ञान होगा उसको पता होगा। यहाँ से आगे लिखा है कि द गोलकीपर ऑफ अपोजिट टीम्स कलेक्ट द बॉल। गोलकीपर ने जो अपोजिट टीम का था बॉल को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद बॉल की जो नेट वेलोसिटी थी वो 0 हो गई, रुक गई। एंड किक इट टूवर्ड्स, कौन किक कर रहा है? यही गोलकीपर ही किक कर रहा है। किधर किधर को किक कर रहा है? टूवर्ड्स अ प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, अपने ही टीम के एक खिलाड़ी की तरफ बॉल को किक कर रहा है। तो चौथी बार जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो गोलकीपर के द्वारा चेंज हो रही है। तो यहाँ पर एजेंट कौन होगा? एजेंट होगा गोलकीपर। यानी कि मैं इसको एक बार फिर से समरी बता देता हूँ। पहली बार जो फुटबॉल प्लेयर था उसने बॉल को किक किया अपने टीम के दूसरे अनदर प्लेयर की तरफ, तो पहला बार जो वेलोसिटी चेंज हुआ फुटबॉल प्लेयर की कारण हुआ। इसमें एजेंट कौन होगा? फुटबॉल प्लेयर होगा। दूसरी बार जो वेलोसिटी चेंज हुआ, ये जो अनदर प्लेयर था इसने बॉल को गोल की तरफ किक किया, तो दूसरी तरफ वेलोसिटी जो चेंज हुई उसका एजेंट था अनदर प्लेयर। तीसरी बार क्या हुआ कि इसने जो बॉल को गोल की तरफ फेंका था, किक किया था, तो गोलकीपर वहां पर खड़ा था, उसने बॉल को पकड़ा, बॉल को कलेक्ट किया। तो कलेक्ट करने का मतलब बॉल की नेट वेलोसिटी जो थी वो 0 हो गई, बॉल रुक गई। उसके बाद ये गोलकीपर बॉल को अपने पास थोड़ी रखेगा, उसने किक किया अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर की तरफ। जो नेट वेलोसिटी होगी हमारी चेंज होगी वो 4 टाइम्स चेंज होगी। कितनी? 4 टाइम्स। तो फाइनली हम चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, देयरफॉर velocity of football changes 4 times, changes 4 times। कितनी बार? 4 टाइम्स। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। आप इस वीडियो को राइट डाउन कर लें या वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है पेज नंबर 118 में, और क्वेश्चन नंबर 3 है इस वीडियो में। आओ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन में बोला एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ वी विगोरसली शेक्स इट्स ब्रांच। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका थियरी में आंसर करना है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अंत तक देखें और काफ़ी ध्यान से देखें। देखो यहाँ पर बोला है कि डिटैच, डिटैच्ड का मतलब होता है कि अलग होना, है ना। डिटैच का मतलब क्या होता है? अलग होना। और लिखा है विगोरसली, विगोरसली का मतलब तेजी से, खूब तेजी से पेड़ को हिलाना है। और सेकंड का मतलब होता है हिलाना। तो मतलब अगर किसी पेड़ को हम खूब तेजी से हिलाने लगे, है ना, जैसे मैं अभी अपना हाथ हिला रहा हूँ, खूब तेजी से अगर हम किसी भी पेड़ को हिलाने लगे तो देखते हैं हम उसकी कुछ पत्तियां गिर जाती हैं, सारी नहीं, कुछ गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? क्या रीज़न है उसका? देखो, आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और जितने भी व्यूअर्स, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग बताइए कि लॉ ऑफ इनर्शिया कितने प्रकार का होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में करके बताओ। आजकल पढ़ाई नहीं हो रही है ना, थोड़ा लग जाओ बढ़िया से। देखो, लॉ ऑफ इनर्शिया 3 प्रकार का होता है। पहला होता है लॉ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पर हम सिर्फ और सिर्फ पहला लॉ इस्तेमाल करेंगे, विच इज लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का जो स्टेटमेंट होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट कंटिन्यूअसली टेंड टू रिमेन इन रेस्ट व्हेन अनलेस अप्लाइड एन अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब होता है रुका होना, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो रुका हुआ है तो रुके ही रहना चाहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी टेंडेंसी होती है, उसका मन होता है कि नहीं भाई हम जाएंगे नहीं, तुम कितना भी खींच के ले जाओ। इसका एग्जाम्पल होता है कि जब हम बाइक पे बैठे हैं और बाइक चलना शुरू करती है तब हम पीछे की तरफ जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हम पहले बैठे थे तो पीछे थे ना, बाइक आगे बढ़ी तो हम पीछे वाली पोजीशन को ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। यही कारण है कि जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो उनको जब खूब तेजी से हिलाओ तो गिरने लगती हैं। पढ़ते हैं इसको। आंसर, when the branches of tree shaken vigorously the leaves tend to remain in the state of rest। जब हम किसी भी पेड़ की ब्रांचेज को खूब तेजी से हिलाते हैं, झकझोरते हैं, तो उसकी पत्तियां जो होती हैं वो रेस्ट में रहना चाहती हैं, रुकी रहना चाहती हैं। एंड गेट
डिटैच्ड फ्रॉम ट्री व्हेन पोजीशन ऑफ द ब्रांच चेंज, और जब ब्रांच का पोजीशन चेंज होता है, जैसे पत्ती यहाँ पर है, मान लो ये आपकी ब्रांच है और ये इसमें पत्ती लगी हुई है, मेरा जो फिंगर है ये पत्ती है, तो जब हम ब्रांच को ऐसे हिलाएंगे तो पत्ती यहीं रहना चाहेगी, इसीलिए ब्रांच आगे चला जाता है और पत्ती नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो स्टेट ऑफ रेस्ट को रिमेन रहना चाहती है, रुके रहना चाहती है। एंड गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री व्हेन द पोजीशन ऑफ द ब्रांच चेंज, तो जैसे ही ब्रांच की पोजीशन को चेंज करते हैं तो ब्रांच तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन पत्ती वहीं रहना चाहती है। अब इतना लंबा चौड़ा कौन लिखे, देखो जिसको इतना लंबा चौड़ा लिखना है वो लिख ले, जिसको नहीं लिखना वो सीधे लिख सकता है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण पत्ती जो होती है वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा आंसर है। अब आपको जो भी अच्छा लगे आप वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 118 पर मिल जाएगा आपको, 118 नंबर पेज पर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप, आप क्यों आगे गिरने क्यों हो जाते हो जब कोई बस है वो मूव कर रही थी और उसने ब्रेक लगा दिया। जैसे हम बस में ऐसे खड़े होते हैं और अगर बस ने ऐसे ब्रेक लगा दिया तो हम ऐसे आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं ये हम पढ़ेंगे इसमें। दूसरा कह रहा है कि एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट का मतलब यह है कि जब बस चलने लगती है तो हम देखो मान लो बस में ऐसे खड़े हैं, जब बस चलने लगती है तो हम ऐसे झुक जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई ऐसा? तो ऐसा इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया लगता है। कौन सा इनर्शिया लगता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। वैसे तो जो इनर्शिया होता है यानी कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया होता है वो 3 प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो पहले वाले में कह रहा है कि देखो बस चल रही थी, पहले वाले में क्या था, बस चल रही थी और हम बस में खड़े थे, तो जो हमारा पैर वाला पोर्शन होता है नीचे वाला वो बस के कांटेक्ट में होता है और हमारा जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है वो एयर में होता है, हवा में होता है। तो बस जब आगे की तरफ भागती है तो हमारी बॉडी भी आगे की तरफ भागने को चाहती है, उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि आगे की तरफ भागना। लेकिन बस ने अचानक से ब्रेक लगा दिया तो हमारी तो टेंडेंसी में ब्रेक लग गई, टेंडेंसी तो हमारी वही रहेगी आगे जाना, तो इसीलिए हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाते, बहुत ज़्यादा जाएंगे तो फिर गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसका रीजन क्या होगा, वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप। जब कोई चलती हुई बस है या चलती हुई गाड़ी है वो ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ झुक जाते हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। किस कारण? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। किसके कारण? इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। आज से जान लो, ठीक है, कि चलती बस में हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं, क्योंकि वहां पर इनर्शिया ऑफ मोशन लगता है। हिंदी में इसको कहते हैं जड़त्व गति का नियम, है ना। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व और मोशन को कहते हैं गति। तो जड़त्व गति के कारण, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हम जो है आगे की तरफ गिर जाते हैं। दूसरे में बोला है एंड फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट, तो इसका आंसर होगा वी फॉल इन द बैकवर्ड डायरेक्शन व्हेन बस एक्सीलरेट फ्रॉम रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब बस रुकी है, ऐसे रुकी है और हम यहाँ पे खड़े हैं, बस अचानक से चलना शुरू होती है तो हम ऐसे पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है। क्या लगता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगता है। देखो ये मान लो बस का सरफेस है और ये मान लीजिए हम खड़े हैं, है ना, सर यानी कि मार्कर, सर तो मार्कर बन गए। तो सर का जो पैर होगा, देखो ये मान लो हमारा पैर है, सर का जो पैर है वो बस के सरफेस की कांटेक्ट में रहेगा, बस आगे भागेगी। तो ये जो सर हैं ये चाहेंगे रुकना, यानी कि रेस्ट में रुकना चाहेंगे, मार्कर है ये रेस्ट में रुकना चाहेगा, तो बस आगे बढ़ेगी तो ये पीछे की तरफ झुक जाएंगे। इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कारण होंगे, एक होगा इनर्शिया ऑफ मोशन और एक होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आज से आप समझ गए होंगे कि जब आप चलती हुई गाड़ी में आगे की तरफ झुकते हैं तो इनर्शिया ऑफ मोशन होता है और गाड़ी के चलने से जब आप पीछे की तरफ झुकते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो कंजूसी मत करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।